अब फिजिक्स से बहुत डर लिए, अब डरना बंद करो। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगा। ये वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास करके उनके लिए जिनको आज तक फिजिक्स बहुत हार्ड लगा है। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस कोने से देख रहे हैं, वहाँ पर अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेकर साथ में बैठिएगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देखें, जिससे क्या है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक क्रिस्टल क्लियर हो। तो इस वीडियो को चलो करते हैं स्टार्ट। ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर है, जो कि बहुत आसान है। इसको समझना बहुत आसान है। देखो, फिजिक्स को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अपने ब्रेन में विजुअलाइज करो, चीज़ों को समझो नहीं, विजुअलाइज करो। एक पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, एज्यूम करो कि मैं चांद पर हूँ, तो आपके दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए कि हाँ मैं चांद पर हूँ। चारों ओर उस तरह का इन्वायरमेंट आपको दिखना चाहिए, क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स बहुत आसान चैप्टर है। ग्रेविटेशन चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है कि मास, वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ब्यूएंसी, ये पांच अलग चीज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है कि ये दोनों में, मास और वेट में डिफरेंस ही नहीं पता है। ये दोनों को एक ही चीज समझ बैठते हैं। मास और वेट दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। मास क्या होता है? तो मास यह कहता है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल present in an object। एक ऑब्जेक्ट में कितने मटेरियल प्रेजेंट हैं, उसके न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को हम मास कहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि 10 केजी का कोई मास है, तो 10 केजी क्या है? 10 केजी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? उसके अंदर के मटेरियल का। अभी समझ में नहीं आएगा, आगे बात करते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। वेट क्या है? तो वेट क्या है कि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है? तो देखिएगा, सबसे पहले मास को समझते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमने माना कि वो 1 केजी है, तो उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन 1 केजी है। इसका मतलब कि उसके अंदर जितने भी सब्सटेंस है, उसको हमने 1 केजी माना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसी को हम बोलते हैं मास। लेकिन वेट क्या है? तो वेट डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका मास 1 केजी अर्थ पे है, तो मून पे भी 1 केजी होगा, जुपिटर पे भी 1 केजी होगा। यूनिवर्स में कहीं भी चल जाइए, उसका मास 1 केजी ही होगा, क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास हमेशा कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि मास में जो सब्सटेंस होता है, उसके अमाउंट को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई भी मास, मतलब कि पृथ्वी पे 1 केजी का है और वह चांद पर गया तो हाफ हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पृथ्वी पे है वो मून पे भी रहेगा, वो जुपिटर पे भी रहेगा, वो सैटर्न पे भी रहेगा, वो यूनिवर्स में हर जगह पे रहेगा। मास कभी चेंज नहीं होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेट में चेंज होता है। वेट में चेंज क्या होता है? तो वेट कहते किसको हैं? तो सबसे पहले तो वेट वैरी करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स वैरी करता है मास पे। जिस भी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का मास जितना ज़्यादा रहेगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा रहेगा। फॉर द एग्जाम्पल, हम एक साइड लेते हैं अर्थ को और एक साइड लेते हैं मून को। दोनों को कंपैरिजन में हमको पता चलता है कि यहाँ पर अर्थ मून से बड़ा है, अर्थ का मास ज़्यादा है मून से,
इसलिए अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा। एक चीज़ आप लोग नोटिस किया होगा या फिर पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे कि अगर हमारा वजन वेट, अगर हमारा वेट अर्थ पे 60 kg है तो मून पे जाने के बाद 1/6 मतलब कि 10 kg होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर मून का मास कम है अर्थ से, और जब मास कम है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कि हमको जो नीचे खींच रहा है वो कम खींच रहा है। मून पे गए तो हमको कम खींच रहा है, इसलिए वहाँ पर वेट कम है। अर्थ पर है तो ज़्यादा खींच रहा है, इसलिए हम लोग का वेट ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दो चीज़ है, एक है डायरेक्टली, एक है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स होता है कि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका ठीक उल्टा होता है। अगर एक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर एक इंक्रीज कर रहा है तो एक डिक्रीज करेगा, और एक डिक्रीज कर रहा है तो एक इंक्रीज करेगा। ये दोनों दो उल्टे उल्टे चीज़ है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट, अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रहा है तो वो भी इंक्रीज करेगा, कोई चीज़ डिक्रीज कर रहा है तो सामने वाला भी डिक्रीज करेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि कोई चीज़ इंक्रीज कर रहा है तो सामने वाला चीज़ उल्टा उसके डिक्रीज करेगा, कोई चीज़ डिक्रीज कर रहा है तो उसके उल्टा इंक्रीज करेगा। मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है, अपोजिट होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट होता है, सेम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्यूएंसी। ब्यूएंसी एक फ्लूइड के द्वारा लगाया गया फोर्स है। अब सवाल उठता है कि फ्लूइड किसे कहते हैं? तो फ्लूइड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए फ्लो, ऐसा चीज जो फ्लो कर सके, जो बह सके। तो हमारा मोस्ट ऑफ द चीज है जो फ्लो करता है वो है वाटर और एयर। वाटर और एयर दो चीज हैं जो फ्लो करते हैं, उसी को फ्लूइड कहते हैं। तो ब्यूएंसी एक ऐसा फोर्स है जो फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है, वाटर और एयर के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ वाटर के द्वारा पढ़ेंगे कि वाटर के द्वारा किस तरह का फोर्स लगता है, तो उसी को फोर्स को कहते हैं ब्यूएंसी। ब्यूएंसी मतलब कि ऐसा फोर्स जो वाटर के द्वारा लगाया जाए, फ्लूइड के द्वारा लगाया जाए, और फ्लूइड में वाटर और एयर दोनों आता है। तो हम ऐसे डिफिनेशन में कहेंगे कि ब्यूएंसी, व्हाट इज ब्यूएंसी? तो ब्यूएंसी इज ए फोर्स exerted by the fluid on any solid object is called buoyancy। buoyancy को buoyant force भी कहते हैं, buoyancy को कहते हैं BUYOUNT, buoyant force। ठीक है, तो हम ये आशा करते हैं कि आपको सब चीज़, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बताया वो सब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर का असली रंग। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन सर ने आए और ग्रेविटेशन के बारे में क्या क्या चीजें कहा उसके बारे में देखिए। तो न्यूटन साहब आते हैं और कहते हैं यहाँ पर कि इट स्टेट्स दैट एवरीबॉडी इन द universe everybody in the universe attracts every other body with a force, which is directly proportional to the product of their directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to
द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब बिटवीन है, ठीक है, बीच में। तो बात करते हैं कि न्यूटन साहब ने आया और ये सब चीज़ें कहे और चले गए, तो ये सब चीज़ों को समझना हमारा काम है, तो समझते हैं इसको। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इसका साफ साफ मतलब यह है कि हमारा यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो स्मॉल रहे चाहे वो लार्ज रहे, सब लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सब बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आगे बात करता है कि मासेस जो है प्रोडक्ट ऑफ मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, एक दूसरे को, प्रत्येक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ ए फोर्स, एक फोर्स से विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पिछले बताया, इसलिए बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही होता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का, मतलब कि दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी है, दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का मासेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जो भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों का मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स से। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, अभी ऊपर दिखा रहे हैं, उसके आगे फ्लैशबैक दिखाएंगे आपको क्या होता है, ठीक है। देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होगा, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो उसके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स अगर बढ़ रहा है तो दोनों का डिस्टेंस कम होगा। उल्टा, फोर्स अगर बढ़ रहा है तो दोनों का डिस्टेंस कम होगा, अगर फोर्स घट रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही होता है, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम होगा, अगर फोर्स कम हो रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, हम समझ सकते हैं, अभी आप लोगों को समझ में अच्छे से नहीं आया होगा। तो देखो, प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो क्या है कि फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे उसके मास का प्रोडक्ट का। मैंने क्या कहा? दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों का कुछ मास होगा, वो दोनों का मास का प्रोडक्ट, मतलब कि वो दोनों का मास का गुना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे वो दोनों का मास m है, तो m1 m2 लिख देते हैं, m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस हो गया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम डिस्टेंस को r से लेंगे। अब r से क्यों लेंगे, थोड़ा सा इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बताएंगे कि r से हम क्यों लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं कि 1/r²। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन दौड़ा होगा, क्या कि यहाँ पर 1/r² क्यों किया? तो यही है, देखो, मैथमेटिक्स में पढ़ो या फिजिक्स में पढ़ो, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिर्फ एक ही साइन बना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कोई भी साइन नहीं है। उसको इसी तरह से डोनेट करते हैं। इसको क्यों करते हैं, इसका बहुत इंटरेस्टिंग वजह भी है, ठीक है। तो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यह है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट था, दोनों अट्रैक्ट कर रहा था और दोनों का ऑब्जेक्ट का मास हमने m लिया। अब बात कर रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लिया मास का, दोनों का प्रोडक्ट इतना। पहला वाला तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरा वाला क्या कर रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस अगर हमने ऊपर लिया तो फोर्स अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा।
लेकिन यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होना चाहिए। तो फोर्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस r का वैल्यू कम होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे हम जनरली पूछें 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, आप क्या बोलेंगे? 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, क्या बड़ा है बताओ? तो यहाँ पर 1/2 बड़ा है। कैसे बड़ा है 1/2? 1 को हम 2 बार डिवाइड करेंगे, 1 को अगर 2 बार डिवाइड करेंगे तो आधा आधा बचेगा। अगर वही 1 को हम 4 टुकड़े में बांटेंगे तो 0.25 बचेगा। अगर इसको 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0.5 बचेगा। अब इसको 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0.25 बचेगा। ये दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली ये है। तो मतलब इसका मतलब क्या पता चला कि अगर नीचे जितना छोटा रहेगा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो ये कम होगा, इसको जितना ज़्यादा करेंगे ये कम होगा। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है कि पहला चीज यह कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को हमने r लिया, यहाँ पर r है r का स्क्वायर। हमने क्या क्या पढ़ा फिर से समझते हैं। समझ में नहीं आया होगा मैं जानता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन साहब आए, ग्रेविटेशन में उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं वो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर खींचते हैं, एक फोर्स से खींचते हैं। उस फोर्स को उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया। उन्होंने कहा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट का मास हम बढ़ाते हैं तो उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, उसका मास बढ़ता है, तो उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ेगा। न्यूटन साहब आए और यही कहें कि जितने भी एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इस चीज को पूरे दिमाग में बैठा लीजिए। इस चीज में सिर्फ दो ही चीज याद करने वाला है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आगे समझते हैं इसको। जैसा कि हमने पढ़ा कि न्यूटन साहब ने जो ग्रेविटेशन में जो डिफिनेशन दिया था कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी से एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला निकलता है। डिफिनेशन से एक फॉर्मूला निकलेगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है। तो डिफिनेशन में हमने ये दो चीज जाना डिफिनेशन में कि फोर्स क्या है। फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का, ठीक है। तो इन दोनों से फॉर्मूला कैसे निकलेगा? देखो आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो कोई हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। जैसे कि मैथ में हमने देखा था कि के लिए थे, तो यहाँ पर जी लेंगे। जी तो देखिए क्या है, एफ इक्वल टू, अब देखिए आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि जी क्यों लेंगे, तो जी होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि जी होता क्या है। जी कैपिटल जी क्या होता है? तो कैपिटल जी को कहते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके नाम में ही काम छिपा हुआ है। देखिए
यूनिवर्सल, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से ये समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी चला जाओ इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ग्रेविटेशनल चीज से रिलेटेड है और यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ये होता क्या है जी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का मास 1 kg है, मास का बात करें, मास 1 kg है दोनों का, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। तो कैलकुलेशन के बाद, बहुत ही लॉन्ग कैलकुलेशन के बाद ये पता चलता है कि अगर दो मास है और वो दोनों मास के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो दोनों जो मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, उसका वैल्यू होगा 6.67 गुने 10 के पावर -11। और इस चैप्टर का रूट यही है 6.67 गुने 10 के पावर -11। ये आया कहाँ से, फिर से समझते हैं। दो ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों का मास कितना था 1 kg 1 kg, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था 1 मीटर का। अब देखो ए इसको खींचेगा, ए इसको खींचेगा, दोनों खींचेगा, तो दोनों खींचेगा वो फोर्स से खींचेगा, फोर्स से ही खींचेगा। तो फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.67 गुने 10 के पावर -11। समझ में आ गया। तो जी यही होता है, कैपिटल जी यही होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, क्योंकि यार यहाँ पर 1 kg मास है, 1 kg दोनों में मास है और डिस्टेंस भी 1 मीटर है। अब कोई भी संख्या से 1 से गुना करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो यहाँ पर एफ प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा दिया, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला आ गया g इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, g इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर m1 m2 है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, किसका मास, दो ऑब्जेक्ट का जो एक दूसरे को अटैक कर रहे थे। आर स्क्वायर क्या है कि वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होंगे उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। इसको स्मॉल जी भी कहते हैं। हमने पहले पढ़ लिया कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको स्मॉल जी कहते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन के कारण जो भी एक्सेलरेशन होता है उसी को स्मॉल जी। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बटे टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बटे टाइम। तो देखो बात क्या है यहाँ पर, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ऐसे नीचे फेंकते हैं, ऊपर से ऐसे नीचे फेंकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ऐसे नीचे फेंकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ऐसे नीचे फेंकते हैं, तो नीचे जो फेंकते हैं तो हमारा जो अर्थ है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। चमका कि नहीं चमका, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से हम नीचे ऐसे फेंकें, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से अगर नीचे हमने ऐसे फेंकें, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे नीचे फेंकें, तो अर्थ अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और जब अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो लगेगा, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो उसी को कहते हैं स्मॉल जी, ठीक है। तो हो एक्सेलरेशन the acceleration gained by the object due to force of ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो भी एक्सेलरेशन
ऑब्जेक्ट के द्वारा गेन किया जाता है उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो इसका फॉर्मूला दो चीज़ों से आता है। पहला है कि पहले हमने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब कई लोगों को अभी तो भी डाउट होगा कि ये क्या है भैया, तो यार फिर से बता देता हूँ क्या है कि न्यूटन साहब आए थे ग्रेविटेशन की दुनिया में, और वो आए थे और कहे थे कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का। इसका मतलब साफ साफ यह हुआ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का। दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों का अगर मास बढ़ता है, ये दोनों का मास अगर बढ़ता है, ये दोनों का मास अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। मैंने क्या कहा, ये दोनों का मास यदि बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। डिस्टेंस बढ़ने पर घटेगा, मास बढ़ने पर बढ़ेगा। तो जब मास बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब डिस्टेंस बढ़ा लेकिन फोर्स घटा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें समझने वाला बात क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ पता था हमको। अब हमने पहले भी पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखिए फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों चीज़ें फोर्स के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ फोर्स के बराबर है और ये भी फोर्स के बराबर है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। अगर ए फोर्स के बराबर है, एफ के बराबर है, और ए भी एफ के बराबर है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब यही होता है कि जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए में। जब ये दोनों चीज़ एक इक्वल ही चीज़ के इक्वल होंगे तो यही ना होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसमें सोचने वाला क्या बात है यार, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, लिखेंगे जी m1 m2 इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए में। हमको ए का वैल्यू निकालना है तो m को इधर लाएंगे, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इधर m गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में नीचे जाएगा m। एक मास ये भी था, ये दोनों मास ये भी मास, तो एक मास से एक मास खत्म। तो हमारे पास इक्वेशन ये आया, इधर a था तो इधर a लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a बराबर जी m बाई आर स्क्वायर, a बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन में हमने इसको डिनोट किया था स्मॉल जी से, तो इसको हम ए भी एक्सेलरेशन है, ए भी एक्सेलरेशन है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस एक बात का है कि ये एक्सेलरेशन सिर्फ है लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू लिख सकते हैं कि क्या, कि जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब देखो हमने पहले इक्वेशन बनाया था फिजिक्स का मोशन में, तो मोशन में हम क्या लेते थे कि जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते थे।
कहाँ से आया था वो? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया था? तो यहीं से आया था। देखिए कहाँ से आया था। g इक्वल टू जी का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 और मास किसका लेंगे? अर्थ का मास लेंगे, क्योंकि हम अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर अर्थ का मास लेंगे। तो अर्थ का मास हमको याद तो है नहीं, तो देखते हैं क्या है अर्थ का मास। सिक्स गुने 10 के पावर 24 बाई 6 गुने 10 के पावर 24 अर्थ का मास है। ये सब एग्जाम में आता नहीं है, आपको सिर्फ बता रहे क्या है कि 6 गुने 10 के पावर 24 अर्थ का मास है। उसके बीच में रेडियस, उसके बीच में जो है वो डिस्टेंस कितना है, तो उसका आर स्क्वायर करेंगे। तो उसका डिस्टेंस है 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर -12, 10 के पावर 12 ये डिस्टेंस है। और जब इसको काटा पीटी करोगे तो आपको मिलेगा 9.77, जिसको अप्रोक्स हम लेते थे 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो अभी तक वीडियो में बने होंगे उनको दिल से शुक्रिया, और जो चले गए वो चले गए। अब इस चैप्टर का असली खेल शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। देखिए वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप। अर्थ तो राउंड है नहीं, तो इसमें क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर आप पोल और इक्वेटर दोनों को देखें तो इक्वेटर पे जो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है और पोल पे कम होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अर्थ कुछ इस तरह का है, ये सेंटर है, पूरा इतना ही नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये इक्वेटर है और ये पोल है। इस दोनों का डिस्टेंस के बारे में पता किया जाए तो यहाँ से जब यहाँ पर यहाँ जाते हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, और ये स्मॉल होता है। तो यहाँ पर r क्या होगा, यहाँ पर r छोटा हो गया और यहाँ पर r बड़ा हो गया, डिस्टेंस बड़ा हो गया, यहाँ पर छोटा हो गया। अब हम पढ़े ही हैं कि g इक्वल टू क्या होता है, gm बाई आर स्क्वायर। अगर r बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन कम होगा, अगर r घटेगा तो ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा। तो पृथ्वी का इस तरह से शेप है, उसको समझते हैं कि अगर सेंटर से हम यहाँ दूरी को मापें तो ये दूरी ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। जब सेंटर से हम पोल पे जाते हैं पृथ्वी के तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशन कम होगा। डिवाइड ज़्यादा से करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशन कम होगा। जब छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए पोल पे ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है, जी ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पर जी कम होता है। क्यों कम होता है, कोई पूछ देगा कि वाई ऑन द पोल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन इज मोर एंड
एट द इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन इज लेस, वाई, गिव द रीजन। तो आपको रीजन में यही बताना है कि अगर हम पोल को सेंटर से जोड़ें और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करें तो दोनों का डिस्टेंस कम होगा किसके अपेक्षा, जब सेंटर को हम इक्वेटर से जोड़े तो। मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। जब डिस्टेंस छोटा बड़ा होगा तो इसके कारण से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन भी बड़ा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या होता है इसके आगे। अब बात करते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट क्या होता है, तो कोई भी फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लगा रहे हैं और वो फोर्स परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर लगे, सीधे लगे, स्ट्रेट लगे एकदम 90 डिग्री पर, तो उसी को कहते हैं, उस फोर्स को नाम देते हैं थ्रस्ट। इसको ये लिखेंगे कि द फोर्स applied on the object in perpendicular उसी को बोलते हैं थ्रस्ट। अपने कॉपी में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो थ्रस्ट हमने पढ़ लिया, अब प्रेशर के पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रेशर, तो प्रेशर एक टाइप का थ्रस्ट ही है। मतलब कि प्रेशर एक ऐसा फोर्स है, फोर्स विच इज अप्लाइड इन परपेंडिकुलर on a unit per area on a unit per meter on a unit per area। एक स्पेसिफिक एरिया में जब हम कोई फोर्स लगाते हैं और परपेंडिकुलर लगाते हैं उसी को प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर फर्स्ट हो गया, प्रेशर हो गया। अब जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि ब्यूएंट फोर्स, तो ब्यूएंट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्यूएंट फोर्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ब्यूएंट फोर्स क्या होता है कि देखिए, ब्यूएंट फोर्स मतलब कि एक ऐसा फोर्स है जो कि फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है और ये फोर्स नेचर में हमेशा अपवार्ड होता है। मतलब कि ये फोर्स हमेशा ऊपर की ओर लगता है। जैसे कि फ्लूइड का बात करें तो फ्लूइड में हमारा दो चीज आता है। फ्लूइड जनरली दो चीज आता है फ्लूइड में, पहला है वाटर और दूसरा है गैस। वाटर गैस दोनों फ्लूइड है, ये दोनों अपवार्ड फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को ही ब्यूएंट फोर्स या फिर ब्यूएंसी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे ब्यूएंट फोर्स में, तो ये फोर्स, ये अपवार्ड फोर्स applied by fluid on a solid object। अपवार्ड फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर। आगे बात करते हैं। अब ब्यूएंसी हमने समझ लिया है। अब तीन चीज है ब्यूएंसी से रिलेटेड, वो समझिए। सबसे पहले क्या है, तो क्या है कि ब्यूएंट फोर्स अगर ज्यादा है और वेट अगर ज़्यादा है और ब्यूएंट फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंक करेगा।
डूब जाएगा। अगर वेट बराबर है ब्यूएंट फोर्स को तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर वेट कम है ब्यूएंट फोर्स से या ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा है वेट से तो राइज करेगा। अब इस तीनों चीज़ को समझो क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि ब्यूएंसी फोर्स क्या होता है कि एक अपवार्ड फोर्स होता है जो फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है, इतना तो पता है आपको। तो मान के चलो कि कोई भी चीज़ हम पानी में डालते हैं और पानी में डालते ही अपवार्ड फोर्स लगता है जो कि ब्यूएंसी फोर्स होता है। और अपवार्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा। अपवार्ड फोर्स जो लगा है उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा पानी के ऊपर, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। कब तैरने लगेगा? जब ब्यूएंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा। जब ऑब्जेक्ट का वेट और ब्यूएंट फोर्स इक्वल होगा तो फ्लोट करेगा। ठीक है, एक बात समझ में आ गया? तो बोलो आ गया, फ्लोट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बात आता है कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम है और ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का वेट कम है और ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? राइज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम है और ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा है, नीचे से धक्का दे रहा है ज़्यादा, और ऑब्जेक्ट का वेट कम है, नीचे से धक्का दे रहा है ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है राइज करेगा, ऊपर उठेगा। तो वही राइज कर रहा है यहाँ पर। लेकिन ये होता बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। और ये तो ये तो नॉर्मल ही है कि मान के चलिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका वेट ज़्यादा है, ब्यूएंट फोर्स कम है। वेट ज़्यादा है, ब्यूएंट फोर्स कम है, तो नीचे ना जाएगा, सिंक ना होगा। तो सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट मतलब तैरते रहना, राइज मतलब ऊपर जाना। ठीक है, तीन चीज़ें हैं, हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। जिसका तलाश था वह यहाँ पर आ चुका है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा, मजा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या करता है? तो आर्किमिडीज एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट का नाम था, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है आर्किमिडीज। उन्होंने आया और कहा कि वॉल्यूम ऑफ, दो चीज का, पहला कहा कि वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट emerged, EMMERSED, volume of emerged part of solid, volume of emerged part of object is equal to volume of displaced water। कि बहुत ही अच्छा चीज बताया। देखो क्या था, मान के चलो कि ये गिलास है और गिलास पूरा पानी से भरा हुआ, पूरा पानी से भरा हुआ, उसमें कुछ भी डालेंगे पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, इतना पानी से भरा हुआ है। उसमें हमने एक राउंडेड आयरन का बॉल है जिसका वॉल्यूम 1 kg है। वॉल्यूम मतलब समझ ही रहेंगे कि अंदर का जितना भी स्पेस है 1 kg है। इसको इसमें डालें तो जो इसमें, इसको जब ग्लास में इस आयरन के बॉल को इसमें डालेंगे तो इसमें से पानी बाहर निकलेगा। जब पानी बाहर निकला, जो पानी बाहर गिरा, उसको जब हम वेट करेंगे, नापेंगे, तो उसका भी मास 1 kg ही होगा।
बहुत अच्छा बात बताया है कि अगर ग्लास में पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें हम 1 kg का कुछ भी चीज डालते हैं। यहाँ पर हमने समझने के लिए 1 kg का गोल आयरन का बॉल लिया है, उसको अगर हमने ग्लास में डाला तो जितना भी पानी बाहर निकला है उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड मतलब कि डूबा हुआ पार्ट, जितना पानी में डूबा हुआ है उतना पार्ट, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड वाटर मतलब कि जितना पानी बाहर निकला है, डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। पहला चीज उन्होंने वही बताया। दूसरा चीज इससे भी खतरनाक है। क्या बताया दूसरा चीज? दूसरा चीज उन्होंने यह बताया कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू ब्यूएंट फोर्स। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू ब्यूएंट फोर्स। इसको इन्होंने कैसे बताया, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि weight of displaced water इस 1 kg का राउंड बॉल आयरन का था, इसको मैंने इसमें डाला और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इसमें इसको डाला तो 1 kg का लिक्विड बाहर निकल गया। इसका वॉल्यूम 1 kg है, इसका वॉल्यूम भी 1 kg है। तो आसान है कि जितना पानी में डूबेगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा, ये तो आसान ही है। अब देखो दूसरा चीज यह कहता है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, इसका वेट का बात कर रहा है। पिछले वाले में वॉल्यूम का बात किया था। वॉल्यूम और वेट दो अलग अलग चीज है। आई होप आप इससे समझते होंगे। वॉल्यूम तो वॉल्यूम का बात नहीं, दूसरे वाले में वेट का बात हो रहा है। और वेट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे। वेट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो यहाँ पर बात यह आता है कि जो भी हम यहाँ पर डाले हैं ब्यूएंट फोर्स और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर दोनों इक्वल होगा। ब्यूएंट फोर्स किसके ऊपर के साइड लगता है? तो इसको, इस ऑब्जेक्ट को जब हम इसमें डालेंगे तो जो फोर्स ऊपर निकले लगेगा, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो फोर्स किसके बराबर होगा? वो फोर्स होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जो पानी बाहर निकलेगा उस पानी के वेट के बराबर होगा। अभी समझ में नहीं आया हुआ तो समझिए, तरीका से समझिए, ठीक है। क्या है? अगर मान के चलिए कि यहाँ पर ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा होता तो हो सकता था कि ऑब्जेक्ट डूबता ही नहीं। ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा होता तो हो सकता था ऑब्जेक्ट डूबता ही नहीं। जब ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा होता तो हो सकता है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर डूबता ही नहीं। ब्यूएंट फोर्स कम था तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर ज़्यादा होता। समझ रहे हो? तो इसको याद रखना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू ब्यूएंट फोर्स। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू ब्यूएंट फोर्स। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसके आगे अब तो कुछ टॉपिक बचा ही नहीं है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत आसान था। इस वीडियो में हमने इसका बेसिक्स, इसके कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश किया है। जल्दी से एक रिकैप रिवीजन देख लो इसका, ठीक है। क्या था रिकैप रिवीजन, और इसको देखो, क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा इसको देखने के बाद। सोचो क्या था। सबसे पहले न्यूटन का हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, जिसमें हमको यह पता चला कि फोर्स क्या है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट जी लिया था, लिखेंगे यहाँ पर फोर्स
इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला पहला निकल गया है। और स्मॉल जी का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया था कि दो चीज़ को लिया था। पहला चीज़ तो यही हो गया, दूसरा चीज़ हो गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमको ए का वैल्यू निकालना है एक्सेलरेशन, और जी भी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। स्मॉल जी भी एक्सेलरेशन भी होता है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन वो ग्रेविटेशन के कारण होता है एक्सेलरेशन, इसी के चलते उसको स्मॉल जी कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर पहला इक्वेशन में हमने निकाला था, और इसमें था फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बात करते हैं यहाँ पर, अगर दोनों चीज़ एक ही चीज़ के इक्वल है, मतलब इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए बराबर हो गया जी m1 m2 आर स्क्वायर इंटू, अब इधर m गुना में इधर आ गया तो भागा में, और m से m कट गया तो ए को हम जी लिख सकते हैं, तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, मतलब जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसको हमने जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू था 6.6 गुने 10 के पावर -11। जी का वैल्यू आया था अर्थ का मास यहाँ पर रखा, अर्थ का रेडियस यहाँ पर रखा, तो जी का वैल्यू आया था 9.77, जो अप्रोक्स हम लेते थे 9.8, और कभी कभी इसका अप्रोक्स लेते थे हम लोग, कभी अप्रोक्स लेते थे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना समझ में आ गया था। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने लास्ट पढ़ा। उससे पहले हमने पढ़ा था क्या था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या था कि ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का मास 1 kg है, इसका भी मास 1 kg है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, और दोनों को जो खींचेगा वो है 6.67 गुने 10 के पावर -11। ठीक है, ये भी समझ में कहते हैं। आगे ये बात करते हैं क्या था कि जैसे कि हमने पढ़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके पहले बीवेंसी के बारे में पढ़ा। तो बीवेंसी में क्या है कि बीवेंसी क्या है कि BUOYANCY, बीवेंसी कुछ नहीं है, बीवेंसी एक प्रकार का बीवेंट फोर्स है, BUOYAN बीवेंट फोर्स। बीवेंट फोर्स क्या है कि अपवार्ड फोर्स है, एक अपवार्ड फोर्स है, ऊपर की तरह लगता है। किसके द्वारा लगता है? फ्लूइड के द्वारा लगता है। और उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़े थे। पहला चीज़ कि अगर वेट ज़्यादा है बीवेंट फोर्स से तो सिंक करेगा, वेट कम है बीवेंट फोर्स से तो राइज करेगा, वेट इक्वल है बीवेंट फोर्स से तो फ्लोट करेगा। हमने ये सारा चीज़ समझ लिया था, हमने ये सभी चीज़ समझ लिए थे। उसके आगे हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं हम क्या था उसमें। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहते हैं, सर आते हैं और ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर is equal to volume of immersed part of solid। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड। दूसरा चीज ये था कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू बीवेंट फोर्स। तो मैं आशा करता हूं क्लास 9th ग्रेविटेशन चैप्टर पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है
तो आप जल्द से जल्द जाइए, कहाँ पर जाइए, तो जल्द से जल्द हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो है क्या था, हाँ, एपिकल स्टडी जेड, येलो कलर का लोगो होगा, एपिकल स्टडी जेड, जाइए फॉलो कीजिए। और फॉलो करने के बाद अपना जो भी फीडबैक है, जो भी एक्सपीरियंस है इस वीडियो का शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं बता दूं कि आपका जो सब्सक्राइब है वो हमारा मोटिवेशन बढ़ाएगा, जिससे क्या है कि अगले वीडियो में मैं और अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकूं। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।